नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में खास बात होगी कृषि जगत की। जी हां, हमारे तीनों सेगमेंट्स रहेंगे, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया, जिनके जरिए हम आपको सबसे पहले तो बताएंगे लेमन ग्रास की खेती के बारे में, फिर मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान लालचंद भारद्वाज से और फिर जानकारी देंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक अनूठी पहल की है। 6 दिवसीय एक अभियान का क्रियान्वयन हो रहा है, जिसका नाम रखा गया है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। जी हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि तमाम जो योजनाएं हैं हमारी सरकार की, जितने भी महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं हमारे किसानों की उन्नति के लिए, उनकी जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचाई जाएं। और माध्यम है तरह तरह के वेबिनार्स, कार्यशालाएं और हमारे किसान मेले। आज के हमारे इस कार्यक्रम में इसी से संबंधित कुछ अहम जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आइए इसके लिए नजर डालते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आजादी का 75वां वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में जन भागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान उत्पादक संगठन, कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग जैसी अनेक योजनाएं और आर्थिक सुविधाएं शामिल हैं। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं। अन्नदाता को सशक्त बनाने तथा उनकी बुनियादी जरूरतों को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, जिसके तहत प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपए 3 समान किश्त में, यानी प्रत्येक 4 माह पर 2,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आरंभ से अब तक 11 करोड़ 30 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि विभिन्न किश्तों के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने तथा उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के उद्देश्य से 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर सरकारी गारंटी एवं ब्याज में 3% की छूट का प्रावधान है। किसान भाई बहन, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां एवं स्वयं सहायता समूह एवं कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठाते हुए प्राथमिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट, भंडारण, सेलोज, छटनी ग्रेडिंग इकाइयों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी ही अनेक योजनाओं से किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक जोखिमों की स्थिति में किसानों को उनकी फसल का सस्ता बीमा प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक मजबूती और बाजार से जुड़ाव के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs का गठन किया जा रहा है। ई नाम के माध्यम से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल के लिए सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से फसल संरक्षण तथा फसलों पर पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए मौजूदा कस्टम हायरिंग सेंटर्स द्वारा ड्रोन तथा संबंधित सामानों पर मूल लागत का 40% या 4 लाख रुपए, जो भी कम हो, वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
किसान भाई बहन अब नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर उन्नत खेती कर सकते हैं। सभी कृषि योजनाओं और सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रयोग करने के लिए किसान सुविधा ऐप तैयार किया गया है तथा ये सुविधा ऐप देश की विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। अन्नदाताओं के परिश्रम का सम्मान करते हुए इस आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 के दौरान किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को एक जन उत्सव के रूप में मना रहा है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। दिल्ली स्थित पूसा में राष्ट्रीय पौध जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की बता दें आपको पौध संवर्धन की 43वीं सालाना बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन 28 से 30 अप्रैल के बीच में किया गया है। इसमें क्या कुछ खास जानकारियां दी जा रही हैं, उसको जानने के लिए आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। पौध संवर्धन समिति दरअसल बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिकों का समूह है जो पौध विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा है। अभी इस समूह में करीब 115 वैज्ञानिक हैं। सालाना बैठक छात्रों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पौध विज्ञान से जुड़े नए शोधों पर विचार किया जाता है। ये महज एक बैठक नहीं है, बल्कि इसमें पौध जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति और पोषण सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का भी आयोजन हो रहा है। पूसा के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में जारी बैठक में पहले दिन ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा का मुख्य संबोधन था। इनके अलावा ICAR के उप महानिदेशक डॉक्टर तिलक राज शर्मा, JNU के कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर सुधीर कुमार और पद्मश्री प्रमोद टंडन ने भी अपने विचार रखे। इसका मेनली जो फोकस है ये अलग अलग जो एग्रीकल्चर साइंसेस के थीम है उस पे है, चाहे वो टिश्यू कल्चर से रिलेटेड हो, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, जीनोमिक्स से रिलेटेड हो, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। इन्हीं सब पे अलग अलग देशों से भी साइंटिस्ट आ रहे हैं जो वर्चुअली टॉक देंगे। यहाँ इंडिया से भी अलग अलग स्टेट से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से साइंटिस्ट आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो अलग अलग टॉक देंगे और अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग अपने अपने रिसर्च को यहाँ प्रस्तुत करेंगे। उस पर डिस्कशन होगा और उसके बाद एक पोस्टर प्रेजेंटेशन का भी सेशन रखा गया है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं या साइंटिस्ट हैं अपने रिसर्च को प्रेजेंट करेंगे और उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। टिश्यू कल्चर टेक्निक ऐसा है कि जो पौधे आप बाहर ग्रो होता है या बाहर आप खेती करते हो, टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा वो हम लेबोरेटरी के अंदर यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हम उसको उगा सकते हैं। उसको बाहर से बहुत बेहतरीन तरीक़ा से रूम के अंदर उसको ग्रो कर सकते हैं। इसमें टिश्यू कल्चर प्लांट जो है ये हमेशा डिजीज़, कीड़े मकोड़ा से नहीं होता है क्योंकि ये लेबोरेटरी के अंदर होता है और इसमें हम उसी अच्छा जात जो होता है, सीड जो होता है, उसको टिश्यू कल्चर के अंदर ग्रो करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर वो मीडियम है बहुत सारी चीज़ों का क्रॉप प्लांट का इम्प्रूवमेंट के लिए। जब इम्प्रूवमेंट करने के लिए जब बोल रहे हैं हम प्लांट टिश्यू कल्चर मास प्रोपगेशन करके आज बनाना प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया, कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, किसान को तो लाभ हो ही रहा है। ऐसे ही ये जो चीज़ है ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए, जीनोम एडिटिंग प्लांट बनाने के लिए आजकल एक आया हुआ है, एक OM आया हुआ है कि नहीं जीनोम एडिटिंग हम कर सकते हैं क्रॉप प्लांट का इम्प्रूव करने के लिए। SDN1 और SDN2 बताया गया है कि हम कर सकते हैं। तो उसी के लिए टिश्यू कल्चर एक माध्यम है जिसके थ्रू हम पास करना पड़ता है। तो उसी में क्रॉप प्लांट का डिफरेंट इम्प्रूवमेंट, जैसे उसका ईल्ड बढ़ाने के लिए, उसका क्वालिटी बढ़ाने के लिए, जैसे आपका सेमिनार का ये है बायोफोर्टिफिकेशन, न्यूट्रिएंट उनका न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन के लिए टिश्यू कल्चर मस्ट है। तो इसीलिए किसान के पास हम जाएंगे, हम अच्छा क्रॉप उनको दें तो उनका इनकम बढ़ेगा फ्यूचर में। आज जो हम आत्मनिर्भर भारत की तरह हम वो देख रहे हैं, इस आत्मनिर्भर भारत की तरह देखने के लिए टिश्यू कल्चर एक माध्यम है और उसका हम ठुकरा नहीं सकते, हम उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। आज जो हमारा ये सिंपोजियम स्टार्ट हुआ है ये टिश्यू कल्चर और जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी में जो अनुसंधान हो रहा है उसके बारे में है और साथ ही हम आजकल जो बात करते हैं पोषण की, तो हम उस पोषण को एनहांस करने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। इस सिंपोजियम में हम उन्हीं सब बातों के बारे में
लोगों को जानकारी देंगे और बाकी देश में जो भी काम हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। इससे किसानों को लाभ ये होगा कि जब हम बात करते हैं पोषण की, तो वो अपनी मिट्टी से भी पोषण देंगे हमें और उन किस प्रजातियों को ही प्राथमिकता देंगे जिससे कि हमें न्यूट्रिशनल पोषण मिल रहा है और सिक्योरिटी उसकी बढ़ रही है। तो आज की भारत में जो भी काम हुआ वो ये था कि उन्नत फसलें कैसे उगाई जाएं और उसके लिए प्लांट टिश्यू कल्चर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो प्रोटोप्लास्ट कल्चर हो, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हो, सोमैटिक हाइब्रिड्स हों, सोमाक्लोनल वेरिएशंस हों, और फिर अब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं। अभी जीनोम एडिटिंग के बारे में एक विशेष प्रावधान भारत सरकार ने किया है जिसमें कि जीन एडिटिंग के द्वारा नए पौधों की उत्पत्ति हो सकेगी। पौधों में ऊतक संवर्धन को लेकर एक जो राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है उसका आज वार्षिक सम्मेलन था और इस वार्षिक सम्मेलन में ऊतक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर की क्या क्या उपयोगिता है पौधों की नई किस्मों को विकास करने में और साथ ही साथ पौधों की संख्या को बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर उनको उत्पादित करने में, उसके ऊपर आप जैसा कि जानते हैं विशेष रूप से केले में और गन्ने में ऊतक संवर्धन के द्वारा जो पौधे पैदा किए जाते हैं उन पौधों के द्वारा व्यापक स्तर पर किसान खेती कर रहे हैं। इसी तरह से जीनोम संपादन की एक नई विधा आई है जिसके द्वारा हम किसी भी जीन में वांछित परिवर्तन करने के लिए कुछ जो परिवर्तन करते हैं उसके लिए भी ऊतक संवर्धन की बहुत आवश्यकता होती है। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत लाभकारी होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे पहले हम जो पारंपरिक तरीकों से प्रजनन करके विभिन्न प्रजातियां पैदा करते थे, नई नई किस्में जो उच्च पैदावार की, और जैसे कि अब क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं तो उसमें विभिन्न तरह के कीड़े, विभिन्न तरह की एबायोटिक स्ट्रेसेस जिसमें कि गर्मी है, सूखा है, कभी बहुत अधिक बारिश है, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो हमारी जो पारंपरिक प्रजनन की विधियां थी वो कहीं न कहीं अपना श्रेय उन्होंने पूरा कर लिया है। तो उसमें हमें आधुनिक तकनीक की आवश्यकता है। तो उसमें निश्चित रूप से जो नई बायोटेक्नोलॉजिकल की जितनी भी विधियां हैं, जो टूल्स हैं, वो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में जो अच्छी पैदावार वाली किस्में जो कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे, और तो उस तरह की किस्में इसी तरह से इन्हीं तकनीकों के द्वारा हम पैदा कर सकते। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आइए अब कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। कोविड महामारी ने हम सभी को सिखाया है कि हमें अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन खाना चाहिए। अब धीरे धीरे हम सभी का रुझान ऐसे ही खाद्यों पर हो रहा है। जी हाँ, बढ़ता जा रहा है हमारा रुझान। ऐसे में ही आपको बता दें कि लेमन ग्रास की जो स्थिति है वो भी काफ़ी बेहतर है। जी हाँ, इसकी मांग बढ़ रही है। ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो भी इसकी ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो किस तरह की आपको पद्धति को अपनाना है, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट के जरिए। लेमन ग्रास यानी नींबू घास, जिसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर भारत में की जाती है। लेमन ग्रास एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होती है, जो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से मनुष्य को बचाए रखने में मददगार है। इन्हीं गुणों के कारण अब लोग इसकी मांग करने लगे हैं और किसान भी अधिक आय पाने के उद्देश्य से लेमन ग्रास की खेती करने लगे हैं। लेमन ग्रास की बात करें तो इस घास से नींबू की खुशबू आती है। लेमन ग्रास में सिट्रोल पाया जाता है, जो कैंसर सेल्स को शुरुआती अवस्था में रोकने में मदद करता है। साथ ही कई अन्य बीमारियों में भी इसका सेवन कारगर साबित हुआ है। यही कारण है कि इसकी मांग अपने देश और विदेशों में तेजी से बढ़ी है, जिससे लेमन ग्रास की खेती करना किसानों के लिए अधिक लाभदायक हो गया है। लेमन ग्रास की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इसकी बुआई के लिए बीज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले बीज द्वारा इसकी नर्सरी तैयार की जाती है, फिर इन पौधों को खेतों में उगाया जाता है। लेमन ग्रास की उन्नत किस्में प्रमाण, चीर हरित, कृष्णा और नीमा है। लेमन ग्रास की खेती प्रतिरोपित फसल के रूप में की जाती है। हाथों से बीज को अच्छी तरह तैयार कर नर्सरी में बोया जाता है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है।
बिजाई के 60 दिन बाद इसके पौधे रुपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी रुपाई पंक्तियों में की जानी चाहिए, जिसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 70 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस फसल में जैविक खाद का इस्तेमाल करने से उपज अच्छी मिलती है। साथ ही सिंचाई की उचित व्यवस्था का होना भी आवश्यक है। प्रत्येक कटाई के बाद अगर किसान सिंचाई कर ले तो अच्छी पैदावार मिल सकती है। अप्रैल में बोई गई फसल से किसान अधिक उपज हासिल कर सकते हैं। इसकी रुपाई से 5 साल तक प्रत्येक 60 से 70 दिन के अंतराल पर कटाई की जाती है। प्रति वर्ष 1 एकड़ खेत में 4 कटाई से लगभग 100 किलोग्राम तेल प्राप्त किया जा सकता है। लेमन ग्रास की फसल एक बार लगने पर प्रतिवर्ष आने वाले खर्च में कमी आती है, इसलिए किसान भाइयों के लिए लेमन ग्रास की खेती करना काफी लाभदायक है। कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर किसान भाई लेमन ग्रास की अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं, जैसे फूल आने से पहले ही काट ले, साथ ही प्राप्त उपज को सूखने के लिए छायादार स्थान पर रख दे। फिर घास को आसवन टैंक में डालकर आसवन विधि द्वारा तेल निकाला जाता है। लेमन ग्रास की खेती करने के लिए किसान उद्यान विभाग से संपर्क कर इस विषय में तकनीकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही इसकी खेती कर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर। किसान भाइयों बहनों, रासायनिक खेती का जब भी नाम आता है तो हमें नजर आता है कि पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, खेत की मिट्टी प्रभावित हो रही है, साथ ही साथ हमारे जो शरीर हैं उस पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में क्या विकल्प हो सकता है? ऐसे में विकल्प यही है कि हम जैविक खेती की ओर अपना रुझान बढ़ाएं और ऐसा कुछ कर भी दिखाया है हमारे किसानों ने। आज एक ऐसे ही सफल किसान से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिनका नाम है लालचंद भारद्वाज। जी हाँ, ये जैविक खेती से जुड़े हुए हैं और सफलता के नए आयाम लिख रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। लालचंद भारद्वाज अंबाला हरियाणा के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वर्ष 2013 से लालचंद जैविक खेती कर रहे हैं। इससे पहले वो भी अन्य किसानों की तरह रासायनिक खेती करते थे। चूंकि वो खेती में हमेशा से ही कुछ नया करना चाहते थे, इसीलिए लालचंद कृषि से संबंधित कार्यशालाओं में भाग लेते रहते थे। इसी बीच उनकी मुलाकात भारतीय कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर से हुई, जिन्होंने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का आविष्कार किया है। उन्हीं से लालचंद भारद्वाज को जैविक खेती से जुड़ने की प्रेरणा मिली। सुभाष पालेकर जी के वीडियोस देखे और 2017 में रायपुरानी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में हमने उनका सेमिनार अटेंड किया। तो उस समय से हमें ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का भी डिफरेंस पता लगा। तो हमने फिर पूरे तरीके से सुभाष पालेकर जी के पैटर्न पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग शुरू कर दी। तो उस खेती से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे पहले मेरी इनकम 50,000 प्रति एकड़ भी नहीं होती थी, तो अब 1 लाख रुपए प्रति एकड़ हो जाती हैं। तो उसमें जो मेरी मुख्य फसलें हैं वो गेहूँ, धान और गन्ना है। गन्ने में मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक तो गन्ना क्रॉप रोटेशन के लिए बहुत अच्छी फसल है और वो कई साल तक चल जाता है। जैविक खेती से होने वाले फायदों के बारे में जानकर लालचंद ने रासायनिक खेती करना छोड़ जैविक पद्धति से खेती करनी शुरू कर दी, जिसमें इन्हें काफी फायदा हुआ।
रासायनिक खेती से जहां इन्हें प्रति एकड़ 50,000 की भी आमदनी नहीं हो पा रही थी, वहीं जैविक खेती को अपनाकर लालचंद ने प्रति एकड़ 1 लाख तक का मुनाफा हासिल किया है। इन्होंने अपने खेतों में मुख्य फसल के रूप में गेहूं, धान और गन्ना लगाया हुआ है। गन्ने की फसल से लालचंद को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि गन्ना फसल चक्र के लिए अच्छा होता है, साथ ही गन्ना कई सालों तक चलता है। इनके खेतों से गन्ने की लगभग 350 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त होती है, जिससे वो गुड़ या शक्कर और देसी खांड बनाकर बाजार में बेच लाभान्वित हो रहे हैं। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर नजर डालने का। हमारे देश की सरकार प्रतिबद्ध है कि हमारे किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो, और इसके लिए बता दें आपको कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे जुड़कर हमारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं और आर्थिक रूप से मजबूती भी हासिल कर रहे हैं। ऐसी ही एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, हमारे किसानों के लिए काफी फायदेमंद है किसान क्रेडिट कार्ड। आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया रह सकती है, आइए जानने के लिए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं।
जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। आपको एक विशेष जानकारी दे दें, दोबारा आपको ये कार्यक्रम देखना है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, जुड़ना चाहते हैं आप हमसे, ईमेल कर सकते हैं आप। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।